एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 9 अगस्त के शिफ्ट 3 का क्वेश्चन और 9 अगस्त के शिफ्ट 4 का क्वेश्चन। दोनों शिफ्टों के हम इसी सिंगल वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं CHSL 2023 टियर 1 के जीके की PYQ का सलूशन, जो कि 40 शिफ्टों में हुआ था और प्लेलिस्ट में आप जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और जिन लोगों को PDF की डिमांड थी तो उसके लिए आज मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी और सारा PDF उस पर अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पर शेयर कर दूंगी अलग से वीडियो बना के। और यहाँ देखिए PDF में मैंने कहा था कुछ चीज़ें ब्लर हैं तो मैंने उसको अलग से लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ सॉफ्ट मैलिएबल एंड सिल्वरी येलो मेटल विथ एटॉमिक नंबर 59 इन द लैंथेनाइट सीरीज। इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा कर सकते थे अगर आपको पता हो कि एटॉमिक नंबर 59 किसका है, या फिर अगर आपको पता हो कि लैंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक के एटॉमिक नंबर में आती है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि सॉफ्ट और मैलिएबल कलर का सिल्वरी येलो मेटल है जिसका कि एटॉमिक नंबर 59 है और लैंथेनाइट सीरीज में आता है, तो उसका क्या नाम होगा। राइट आंसर यहाँ पे था प्रेजोडीनियम। लैंथेनाइट सीरीज की बात करें तो ये एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक होता है। और एक होता है एक्टिनाइट सीरीज, और एक्टिनाइट सीरीज की अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो इनका जो होता है एटॉमिक नंबर 83 से लेकर के 103 तक होता है। आपसे पूछ सकता है कि लैंथेनाइट सीरीज में कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट आते हैं, तो एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक के, और एक्टिनाइट में आते हैं एटॉमिक नंबर 83 से लेके 103 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ विच रेलवे जोन। तो यहाँ पे कह रहा है नई दिल्ली जो है वो कौन से रेलवे जोन का हेडक्वार्टर वहाँ पर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे जोन। इंडिया में जो है 18 रेलवे जोन्स हैं। सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो चेन्नई, अगर आपसे पूछे ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर तो आप आंसर मार्क करेंगे कोलकाता। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर पूछे तो आप आंसर मार्क करेंगे मुंबई, और नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लाइड टेक्निक इज यूज्ड इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। तो यहाँ पे ग्लाइड टेक्निक पूछ रहा है किस में यूज होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे तो शॉर्ट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। यहाँ पे कह रहा है कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसके डिवीजन को हम किस नाम से जानते हैं, तो साइटोकाइनेसिस उसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछे ना डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम किस नाम से जानते हैं, तो काइरोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अगर पूछे तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा काइरोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड नीतू घनघास विन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नीतू घनघास ने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कब जीता था, तो राइट आंसर यहाँ पे था 2023, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें पूछा था, इन द यूनियन बजट 2023-24 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट अंडर दी डैश स्कीम। 2023-24 की बजट में गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 500 नए जो है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाएंगे, किसके अंडर, तो गोवर्धन स्कीम के अंडर। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, तो यहाँ पे हमें कौन सा फीचर देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीज़न हो, उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बजटरी डेफिसिट। यहाँ पे कह रहा है कि बजटरी डेफिसिट के बारे में सही स्टेटमेंट को आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है, डेफिसिट एक्ट्स एज अ फ्लो दैट एड्स टू द स्टॉक ऑफ द डेट। डेफिसिट एक्ट एज स्टॉक विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेट। डेफिसिट एक्ट्स एज अ बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन लिखा है ना कि जो घाटा होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, बजटरी डेफिसिट यानी जो सरकार बजट बनाती है उसमें जो उनका घाटा होता है उसको बोलते हैं।
तो डेफिसिट जो होता है कि वो फ्यूचर जनरेशन पे एक बोझ की तरह रहता है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि अगर किसी ने आज उधार लिया है और मान लीजिए वो नहीं है तो उसके आने वाली जनरेशन को उसका उधार चुकाना पड़ेगा, तो ये बर्डन तो होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ओनली वन है, लेकिन आपको पहला और दूसरा समझना होगा। यहाँ पे लिखा है फ्लो और यहाँ पे लिखा है स्टॉक। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम कोई चीज़ मेजर कर सके तो उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ये मैंने पिछले शिफ्ट में भी कवर किया है। पहले ऑप्शन में लिखा है कि डेफिसिट एक फ्लो की तरह काम करता है जो कि स्टॉक ऑफ द डेट में ऐड होता जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? डेफिसिट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेफिसिट यानी घाटा कितना हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि डेफिसिट एक्ट्स एज स्टॉक, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। जब पहला वाला कह रहा है कि डेफिसिट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है तो सेकंड में कैसे कह सकता है कि डेफिसिट्स एक्ट्स एज अ स्टॉक विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेट। तो ये बिल्कुल गलत है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, जो घाटा होता है ना हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे केवल पहला और तीसरा ही सही होगा, दूसरा वाला रॉन्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 वाला सही हो जाएगा, ओनली 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल इज अ फेमस ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ डांस इन विच स्टेट। सरहुल फेस्टिवल पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई आइजैक न्यूटन इन द 17th century बाई यूजिंग अ कॉन्केव मिरर to collect light instead of a simple lens which produces false colors due to the dispersion of light। तो कह रहा है कि कौन सा टेलीस्कोप जो है आइजैक न्यूटन ने 17th century में इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था कॉन्केव मिरर का यूज़ करके, जिससे कि लाइट को इकट्ठा किया जा सके। पहले क्या होता था, सिंपल लेंस से इकट्ठा करते थे लाइट को तो वो काफ़ी कलर्स में बट जाता था ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इन्होंने बनाया था 17th century में। अब देखिए इसको आपको ऐसे भी याद रखना है कि अगर आ जाए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था, तो आइजैक न्यूटन ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या हो कि ये वाला पूछ लेगा और वो वाला अगर आपको उसमें दे देगा तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन इज। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ग्रॉस से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम नेट पे पहुँचते हैं। तो नेट वाला तो 2 ऑप्शन है। अब उसके बाद देखिए ये डोमेस्टिक है ना, तो डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही रहेगा क्योंकि और कुछ माइनस नहीं हो रहा, यहाँ नेशनल नहीं होगा। तो यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आता है। नेक्स्ट है इन इंडिया विच एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन से एक्ट ने इंडिया का जो पावर है उसको सेंटर एंड यूनिट्स यानी कि स्टेट्स में बांट दिया था, सेंटर एंड स्टेट में पावर को बांट दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे है 1935। और ये जो 3 लिस्ट हैं वो हैं कौन कौन सी, एक तो आपका आता है यूनियन लिस्ट और एक आता है हमारा स्टेट लिस्ट और एक आता है यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होता है ना उस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पे जिस पे कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कंकरेंट लिस्ट वो होता है ना जिनमें दोनों लॉ बनाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाए यूनियन में और स्टेट में, तब अगर यूनियन जो लॉ बनाएगा कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे वही प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स आर। जनगणना 2011 के अनुसार 3 सबसे पॉपुलेटेड स्टेट आपको बताने थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश तो तीनों ऑप्शन में है, लेकिन उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे बिहार है और उसके साथ गोवा। गोवा कितना छोटा स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो राइट आंसर था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। अच्छा यहाँ से आप ये याद रखेंगे ना कि MPI इंडेक्स जो निकला था मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, उसमें सबसे पुअरेस्ट स्टेट बताया गया बिहार को, सबसे गरीब स्टेट। और ये ना कई बार पूछा गया कि MPI इंडेक्स में सबसे पुअरेस्ट स्टेट किसको बताया गया, तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज जल्लीकट्टू अ फेमस बुल टेमिंग फेस्टिवल। बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि जल्लीकट्टू जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से तमिलनाडु। यहाँ से आप एक डांस फॉर्म याद रखेंगे यक्षगान। ये जो डांस फॉर्म है ना बहुत बार पूछा गया कहाँ का है, तो यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है।
अरुणाचल प्रदेश से आप याद रखेंगे पोपीर डांस, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा चालो डांस, और एक तो हो जाएगा पोनुंग। ये इतना पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्रॉम दी फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से होके कौन सी रिवर जाती है, तो बहुत फेमस है ये भी क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा तापी रिवर, यानी भ्रंश घाटी से होके गुजरती है तापी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर ओरिजिनेट्स नियर द रोहतांग पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी ऐसी है जो रोहतांग पास से निकलती है लगभग 4000 मीटर ऊपर सी लेवल से। तो राइट आंसर यहाँ पे था ब्यास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है CBIC स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपसे CBIC का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और अगर आपसे पूछे कि ये बना कब था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी कि कौन सा काम है गवर्नमेंट बजट का, इन ऑप्शन में से बताना है। तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, मनी सप्लाई मार्केट में RBI कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट बजट थोड़ी ना कंट्रोल करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बजटरी बैलेंस, तो ये भी नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सही है, बजट से ना रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम एंड वेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। अगर पूछ ले सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। अगर पूछ ले किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर एंड हेमू, हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अगर आपसे पूछे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1761 में हुआ था, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि DRDO कब बना था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1958 में बना था। और यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर DRDO का हेडक्वार्टर पूछे, तो राइट आंसर आप मार्क करेंगे न्यू दिल्ली में जो है DRDO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज के फादर किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्टकल नंद कुमारन नायर इज अ संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी 2019 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि कोट्टकल नंद कुमारन नायर जो हैं, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 2019 में, तो किस डांस फॉर्म से ये रिलेटेड हैं। राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली अगर आपसे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज्ड टू प्ले। तो यहाँ पे कह रहा है कि APJ अब्दुल कलाम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त के शिफ्ट 3 का व्हाट इज मेंट बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस प्राइमरीली फॉर देमसेल्व्स, यानी अगर जो भी खेती कर रहा है और वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, मतलब उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत सारा अनाज उगा के बेचना, वो केवल अपनी फैमिली के लिए अगर उगा रहा है तो उसको बोलेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को ना हिंदी में बोलते हैं जीविका कृषि, यानी ऐसी खेती जिसमें कि जो भी प्रोड्यूस कोई उगा रहा हो तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए या अपने कंजम्पशन के लिए उगा रहा हो, मतलब उसको सेल ना करे, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब हम करेंगे 9 अगस्त के शिफ्ट 4 के GK PYQ का सोल्यूशन एक ही वीडियो में, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इन 1951 हु फाउंडेड द साइंस ऑफ हाइड्रोनॉमिक्स विथ हिज लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल स्फीयर थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि विस्कोसिटी होता क्या है,
विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्ट टू फ्लो, यानी कोई भी लिक्विड होता है ना वो फ्लो नहीं होना चाहता, उसको रेजिस्ट करता है, तो उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझने के लिए ना मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लीजिए आप वाटर लें और आप हनी ले लें, शहद, तो पानी जो है ज़्यादा जल्दी बहेगा, यानी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस नहीं आती। तो पानी का विस्कोसिटी जो होता है ना वाटर का, वो काफ़ी लो होता है। और अगर वहीं हम बात करें शहद की, हनी की, तो उसको आप ऐसे अगर गिराइए तो देखिए कितने धीरे धीरे वो गिरता है, यानी कि वो अपने फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। और हनी की विस्कोसिटी जो होती है काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि 1951 में किसने फाउंड किया साइंस ऑफ हाइड्रोनॉमिक्स विथ हिज लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करते हुए साइंस ऑफ हाइड्रोनॉमिक्स किसने फाउंड किया 1951 में। तो राइट आंसर यहाँ पे था जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू अदर कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म हैज़ बीन रिड्यूस्ड, व्हाट इज दिस रेट कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है ना कि आरबीआई जो होती है ना वो कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसे उधार देती है, तो वो रेट जो है वो कम कर दिया गया है। तो उस रेट को बोलते क्या है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है रेपो रेट। और अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है ना जिसपे कि आरबीआई जिस रेट पर बाकी बैंकों से लोन लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है ना कि पैसे का कितना परसेंटेज हर बैंक को अपने पास कैश में रखना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट बिलोंग्ड टू मुस्लिम रिलीजन इन 2011। यहाँ पे पूछ रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन कितने परसेंट थी 2011 के सेंसस में, तो 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल। केरला जो है किस फेस्टिवल के लिए फेमस है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनम। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि पोंगल कहाँ का है, तो ये जो फेस्टिवल है ये है तमिलनाडु का। और अगर आपसे पूछे उगाड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और अगर आपसे पूछे बिहू, तो बिहू जो है ये असम का है, और 3 टाइप्स का होता है ये बिहू जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड 2021 वॉज ऑनर्ड टू हुम अमंग द फॉलोइंग कथक डांसर। यानी यहाँ पे पूछा गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड जो है 2021 का किस कथक डांसर को दिया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे कुमुदनी लाखिया। और यही सेम क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया कि कुमुदनी लाखिया किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही आपको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि कुमुदनी लाखिया जो है ये कथक डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहाँ पे लिखा है अंडर कॉम्पिटेटिव एसेट मार्केट कंडीशन द प्राइस ऑफ बॉन्ड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको ये समझना है कि एडवांटेज 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल एडवांटेज, यानी आपने किसी चीज़ का लाभ अभी उठा लिया उसको बोलते हैं नॉर्मल एडवांटेज। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ का एडवांटेज काफ़ी लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही था कि अंडर कॉम्पिटिटिव एसेट मार्केट कंडीशन द प्राइस ऑफ बॉन्ड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एसेट मार्केट कंडीशन में जो भी बॉन्ड का प्राइस है ना वो हमेशा उसकी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो यही यहाँ पे राइट आंसर था। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन ही राइट था, तो राइट वाला आंसर आप याद रखिए, तब भी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। देखिए 2-4 क्वेश्चन होते हैं ना जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कहाँ से आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे प्रीवियस ईयर देखते रहते हैं तो मे बी उससे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द निगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है ना कि ग्रीन रिवोल्यूशन का कौन सा निगेटिव इफेक्ट नहीं था, नकारात्मक प्रभाव नहीं था। तो देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जो आई थी इसका पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत देखने को मिली, लेकिन निगेटिव साइड भी इसका बहुत ज़्यादा था। तो वही कह रहा है कि कौन सा निगेटिव इफेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 लिखा है ना, द ग्रीन रिवोल्यूशन कॉज्ड इंक्रीज्ड माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, तो अर्बन से शहरी क्षेत्र से लोग गांव एरिया में ज़्यादा माइग्रेट किए, तो ये इसका जो है निगेटिव इफेक्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखिए आरबीआई जो होती है ना वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, और इसके लिए आरबीआई जो मेजर्स उठाती है उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई।
तो 4 तरह के इसमें मनी होते हैं, M1, M2, M3 और M4। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि इसमें आता है करेंसी विथ पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक्स या फिर RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी M1 में इन दोनों को काउंट किया जाता है। डिपॉजिट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो यहाँ पे लिखा है टाइम डिपॉजिट होता है एक, और एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, कि अगर आपने जो भी पैसे जमा कराए हैं उसको अगर आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। और जो पैसे आपने जमा करा दिए फिक्स टाइम के लिए, मतलब कि वो जितना टाइम फिक्स है उतने टाइम बाद मिलेगा, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो वो सारे मेजर्स जो RBI बनाती है M1, M2, M3, M4 में, तो उसमें इन्हीं सारी चीज़ों को रखा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस इसको आपको याद रखना है कि M1 अगर पूछे तो इसमें करेंसी विथ पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक्स जो है आता है। नेक्स्ट है इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज फाउंडेड इन 1934 बाय CV रमन इज सिचुएटेड इन। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है 1934 में CV रमन के द्वारा बनाया गया था। तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो राइट आंसर है यहाँ बेंगलोर। अब यहाँ से ना आपको ये भी याद रखना है कि 1934 में बना था और CV रमन जी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट नासिरुद्दीन खुसराव। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि किसने जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया था नासिरुद्दीन खुसराव के खिलाफ, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड विच टाइप ऑफ चेंज इट इज। अगर दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, दही जम जाती है उसकी, तो कौन सा चेंज है ये, तो ये केमिकल चेंज होता है। देखिए चेंज जो है ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो फिजिकल और केमिकल। केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि दूध से दही बन गई तो दही से फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता, तो जिसको रिवर्स ना किया जा सके वहाँ पे होता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये वाला जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन इन इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए इंडिया का फिजिकल डिवीज़न क्या है, हिमालयाज़ हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं हमारे, और हमारे डेजर्ट्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारे। तो उसमें से कह रहा है कि कौन सा फिजिकल डिवीज़न ऐसा है इंडिया का जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अगर आप कॉमन सेंस से भी करेंगे तो ये क्वेश्चन सही होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन की तुलना में आइलैंड्स थोड़ी ना ज़्यादा पॉपुलेटेड होंगे, या फिर हिमालयन रेंज थोड़ी ना डेंसली पॉपुलेटेड होगा, या फिर थार डेजर्ट थोड़ी ना पॉपुलेटेड होगा। इसमें दिया है जब नॉर्दर्न प्लेन्स, तो प्लेन्स में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, प्लेन्स जो होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिबरल प्रिंसिपल ऑफ DPSP ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, उसमें कह रहा है कि लिबरल प्रिंसिपल कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये आता है हमारा आर्टिकल 44 में। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिवीज़न नहीं हुआ है। सुविधा के लिए इसको बांट के रखा है 3 टाइप्स में। एक तो होता है लिबरल प्रिंसिपल और एक होता है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में वो सारे आर्टिकल आते हैं ना DPSP के, जहाँ पे बात की जाए कि गांवों में पंचायत होनी चाहिए या फिर गरीबों का कल्याण होना चाहिए, तो वो सब आता है गांधीयन प्रिंसिपल में। और जहाँ पे बात की जाए लिबरल सोसाइटी बनाने की, लिबरल प्रिंसिपल्स की, तो वहाँ पे लिबरल प्रिंसिपल वाले आर्टिकल आते हैं। तो एक ही यहाँ पे था टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी रिलीजन से ऊपर उठकर सारे लोगों के लिए सेम रूल बनाए जाए, तो वो होगा लिबरल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुचरण सिंह रिसीव्ड द पद्मश्री फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स ऑफ। तो यहाँ पे गुरुचरण सिंह का यहाँ पे पूछ रहा है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, तो क्रिकेट से रिलेटेड थे, बस आप इतना याद रख सकते हैं, बाकी तो करंट अफेयर्स का था ये। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए हर शिफ्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, इन सब से क्वेश्चन पूछा है, और इसको बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो में समझाया है, छोटी सी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे था सैलरी एंड ओल्ड एज पेंशन जो होता है
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार ऐसी जगह जब पैसे खर्च करे जहाँ पे एसेट बने, जैसे कि सरकार ने अगर हॉस्पिटल बनवा दिया तो वो 1-2 दिन थोड़ी ना रहेगा, वो तो एक एसेट बन गया ना। तो ऐसे चीज़ों में जो सरकार पैसा खर्च करती है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लोन जो स्टेट गवर्नमेंट को देती है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिक्स्ड एसेट जो भी इम्प्रूव कराती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रोड या ब्रिजेस बनवाती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन सैलरी होती है जो और या पेंशन वगैरह तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलोविश ग्रीन टू ग्रीन कलर्ड जेमस्टोन फाउंड इन मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक सच एज बसाल्ट, गैब्रो, ड्यूनाइट, डाइबेस एंड पेरिडोटाइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि येलोविश ग्रीन कलर का एक जेमस्टोन होता है, यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी आप देख लीजिएगा, जो कि मैफिक या अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक में पाया जाता है, जैसे कि बसाल्ट, गैब्रो, डाइबेस या फिर पेरिडोटाइट, उसको बोलते हैं ओलिवियन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इसमें हो जाएगा भेल। यहाँ से आप याद रखेंगे टिस्को कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1907 में, और ये क्वेश्चन CGL 2019 में आई थिंक पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी, तो RC दत्त। दादा भाई नौरोजी का आप एक याद रखेंगे बुक है इनकी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पहली बार अनऑफिशियल एक पावर्टी लाइन देने की कोशिश की थी, इसलिए इनकी बुक फेमस है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, जगोई एंड थबल चोंगबा आर द फेमस डांसेस ऑफ विच इंडियन स्टेट। जगोई एंड थबल चोंगबा जो है ये मणिपुर का डांस है। नेक्स्ट वाला ये एकदम करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1830 which American scientist created the world's powerful electromagnet, the Albany magnet, which could lift up to 750 pounds of metal at a time। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1830 में किस अमेरिकन साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, और उसका नाम था एल्बनी मैग्नेट, जो कि 750 पाउंड का वेट मेटल का एक टाइम में उठा सकता था। तो राइट आंसर यहाँ पे जोसेफ हेनरी ने जो है बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन मेल एथलीट टू विन द मैराथन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम। तो फर्स्ट अमेरिकन मेल एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मैराथन में ओलंपिक गेम्स के, तो थॉमस हिक्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसके सम्मान को लेकर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो राइट आंसर यहाँ पे है आर्टिकल 51A सब क्लॉज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लास्ट, बेगम अख्तर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। बेगम अख्तर किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गज़ल। गज़ल सिंगर के बारे में 2-3 शिफ्टों में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो ये था हमारे 9 अगस्त के शिफ्ट 3 एंड 4 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी, और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ, और उस पर मैं ये सारे PDF जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी, और आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, तो आप जा करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।